नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंशियली स्मार्ट में। आज हम एनपीएस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि एनपीएस अकाउंट को कैसे खुलवाना है, एनपीएस अकाउंट को कौन खुलवा सकता है, एनपीएस अकाउंट को मेंटेन कैसे करना है और एनपीएस अकाउंट में विड्रॉल ऑप्शंस है क्या। ऑल दीज डिटेल्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं बता दूं, एनपीएस पे हम एक कंप्लीट सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं ताकि आप एनपीएस अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में एनपीएस को एक पास रखें ना रखें, इसके बारे में आप अच्छा डिसीजन ले पाएँ। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी डिटेल्स एनपीएस के बारे में जानते हैं। बाय एनी चांस अगर आपने पुरानी वीडियो को मिस कर दिया और जिसमें हमने बेनिफिट्स ऑफ एनपीएस डिस्कस किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ जा कर के मेरे उस पुराने वीडियो को ज़रूर देखिए। आइए हम ये जान लेते कि अब एनपीएस अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एनपीएस अकाउंट इनिशियली जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था। लेटर ऑन ये एनपीएस अकाउंट सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। एनीवन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, एनीवन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एनी इंडिविजुअल कैन हैव दिस अकाउंट, इवन एनआरआईज कैन हैव दिस अकाउंट। ओनली एचयूएफ इस अकाउंट में अलाउड नहीं होते हैं और सर्विंग आर्मी पर्सनल जो है वो भी इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें अकाउंट जो ओपन है वो ओपन जो किया जाता है वो जॉइंट अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते हैं। हालांकि नॉमिनेशन फैसिलिटी दी जाती है इस अकाउंट में, आप मैक्सिमम 3 नॉमिनेशन कर सकते हैं। जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो आपके पास 2 तरीके से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप कहीं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में जाएं, उसकी बात मैं आगे करती हूँ। और दूसरा तरीका होता है कि आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन इज़ द ईजीएस्ट वे जिसमें आप एक दिन में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आपको सारी डेमोग्राफिक डिटेल्स NSDL की साइट पर जा कर के फिल कर देनी है। वहाँ पर अपना एक कैंसिल चेक अपलोड कर देना है, वहाँ पर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड कर देना है और टायर 1 टायर 2 इन सब का सिलेक्शन कर देना, जिसकी मैं आगे वीडियो में बात करूँगी। आपका अकाउंट मिनिमम डिपॉजिट के साथ खुल जाता है। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो वो फिज़िकल मेथड है, जिसमें आपको फिज़िकली बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। बैंक और पोस्ट ऑफिस को POP बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बोलते हैं। आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वहाँ पर सबमिट कर देना है। आपको सारे फॉर्म्स में आपको सारे डिटेल, नॉमिनेशन सब कुछ फिल करके दे देना है। आप जब अकाउंट ओपन करेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप Tier 1 में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, Tier 2 में। इनफैक्ट Tier 1 इज़ अ मैंडेटरी अकाउंट, वो तो आपको अकाउंट ओपन करना ही है क्योंकि वही अकाउंट है जिसमें आपका पेंशन का फंड जो है वो जाएगा, आप इन्वेस्ट उसी के थ्रू करेंगे। Tier 2 इज़ टॉप अप एडिशनल टाइप ऑफ अकाउंट। जैसे आप समझ लीजिए कि आपने बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोला है और RD या FD उसके ऊपर एक टॉप अप तरीके का अकाउंट है। Tier 2 अकाउंट में से आप विड्रॉवल कभी भी कर सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक योर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। लेकिन जो आपका Tier 1 अकाउंट रहेगा उसमें से विड्रॉ करने के ऊपर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी आपको सारी डिटेल्स रिलेटेड टू एनपीएस अकाउंट को कैसे खोलना है ये पता लग गया है। अब आगे हम जानते हैं कि Tier 1 Tier 2 के बारे में थोड़ी डिटेल में कि हम इन्वेस्टमेंट हमें किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर उसमें अवेलेबल होता है, आगे हम डिस्कस करते हैं। एनपीएस अकाउंट जब हम खुलवाते हैं Tier 1 अकाउंट तो मिनिमम हमें 500 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ता है। इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए मिनिमम हमें ईयर में 1 ट्रांजेक्शन करना पड़ता है एंड मिनिमम अमाउंट 1000 है। मैंने मिनिमम बार बार बोला है क्योंकि इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहते हैं। आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डिसिप्लिन तरीके से, या आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी रहेगी। Although always monthly investment is advisable so that आप कंपाउंडिंग का बेटर इफेक्ट ले पाएँ और आप एक ही बार अपने आप को स्ट्रेस आउट ना करें इन्वेस्टमेंट के मामले में। और जब आप इस अकाउंट को खुलवा रहे हैं तो हो सकता है आप किसी साल में मिस कर देंगे इस अकाउंट में पैसे डालना। ऐसे केस में अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। एक्टिवेट कराने के लिए आपको मिनिमम 50 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा और उस ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो होता है मिनिमम 1000 रुपीज़ वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा।
चलिए हम एनपीएस से रिलेटेड थोड़ी टेक्निकल बातों को जान लेते हैं कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपके पास इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप एक्टिवली इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं या आप ऑटो चॉइस भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवली इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट करते हैं तो भी आप मैक्सिमम 75% ही इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय द वे, इन्वेस्टमेंट करने के टाइम आपको 4 ऑप्शन होता है। आप इक्विटी में अमाउंट अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अदर अल्टरनेटिव फंड्स जो कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में अगर इसीलिए ऑटो चॉइस अवेलेबल है कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक्टिवली मैं इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी कि किस में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप ऑटो चॉइस आप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइफ साइकिल फ़ंड अवेलेबल है, जिसमें एग्रेसिव मेथड है, मॉडरेट मेथड है और कंजर्वेटिव मेथड है। एग्रेसिव मेथड में 75% पोर्शन इक्विटी को दिया जाता है, मॉडरेट मेथड में 50% दिया जाता है और कंजर्वेटिव में 25% दिया जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है इक्विटी का पोर्शन कम कर दिया जाता है और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पोर्शंस जो होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का पोर्शन इंक्रीज़ कर दिया जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का भी थोड़ा इंक्रीज़ होता है, लेटर ऑन भी डिक्रीज़ कर दिया जाता है। इसमें आपको 10 पेंशन फंड मैनेजर्स भी अवेलेबल होते हैं। टू नेम अ फ्यू, आपको यूटीआई अवेलेबल है, इसके अंदर एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, तो इन सब के बीच में आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको पेंशन फंड मैनेजर कौन सा चाहिए, किसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एनपीएस में विड्रॉल ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। एनपीएस में अगर आपको विड्रॉल करना है तो मिनिमम आपको 3 इयर्स एनपीएस में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अगर आप 3 इयर्स तक इन्वेस्टेड है तो ही आप एनपीएस से विड्रॉल कर सकते हैं। एनपीएस से विड्रॉ आप 25% ऑफ द अमाउंट जो आपका डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। आप अगर प्री मैच्योरली एनपीएस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको 80% एन्युटी लेना पड़ता है, 20% ही आप उसका लम्प सम विड्रॉ कर सकते हैं। एनपीएस अकाउंट 60 इयर्स में मैच्योर हो जाता है। 60 इयर्स में मैच्योर होने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 60 इयर्स के बाद भी काम करना चालू रखते हैं, उनका मतलब सैलरी आ रहा होता है तो वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं, साथ ही उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता रहेगा उस अकाउंट में। लेकिन जिन्हें एक्सटेंड नहीं करनी वो 40% ऑफ द अमाउंट एन्यूटी के फॉर्म में उनको लेना पड़ता है, 60% ही उनको लमसम मिलता है। 40% एन्यूटी मतलब कि आपको हर महीने पेंशन आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। एनपीएस अकाउंट का यही तो मतलब है कि आपको पेंशन मिलता रहे। तो ये सारी एनपीएस अकाउंट के बारे में डिटेल थी कि एनपीएस अकाउंट को मेंटेन कैसे करना है, खोलना कैसे है, और एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, और एनपीएस अकाउंट के विड्रॉल ऑप्शंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम टायर 2 के ऊपर लेकर के आएंगे। आप किसी भी और इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है अगर एनपीएस रिलेटेड तो हमें ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक को भी कवर करूँगी। Thank you so much. Keep watching Financially Smart and please do like this video, subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much.